गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में वो है क्रेब्स साइकिल। आज क्रेब्स साइकिल का डिटेल हम पढ़ेंगे, इसमें इन्वॉल्व रिएक्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है, और ये कैसे एनर्जी दे रहा है ये हम पढ़ने वाले हैं आज। बट इसके पहले एक बार मैं सेलुलर रेस्पिरेशन का ओवरव्यू मैं दे दूँ आपको, ठीक है, अलॉन्ग विद द ऑकरेंस या लोकेशंस के बिहाफ पे मैं सेलुलर रेस्पिरेशन आपको बताऊंगा, उसका ब्रीफ बताऊंगा और उसके बाद से क्रेब्स साइकिल स्टार्ट करूंगा। आपके सामने ये जो डायग्राम दिख रहा है ये डायग्राम सेल का है, ठीक है, और किसी भी सेल के अंदर अगर आपको सेलुलर रेस्पिरेशन शो करना है तो सबसे पहले क्या करो, आप सेलुलर रेस्पिरेशन के स्टेप्स नोट कर लो। आप सेलुलर रेस्पिरेशन और वो भी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उस समय सेलुलर रेस्पिरेशन का स्टेप क्या क्या होगा। फर्स्ट स्टेप होगा ग्लाइकोलिसिस, सेकंड होगा आपका क्रेब्स साइकिल, थर्ड होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये टोटल 3 स्टेप्स हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आप इसको बोल सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं इसको, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, इनका पोजीशन और इसमें क्या क्या चेंज आ रहा है मुझे बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की स्टोरी स्टार्ट होती है ग्लूकोज से, मैंने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर में। ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का कन्वर्ट होगा 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। देन पायरुवेट कहाँ जाएगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, ठीक है, ये क्या है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है ये, ठीक है। आप अच्छे से देख ले इसको एक बार, ये मैंने शो किया है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस आपको जानना होगा, ठीक है, बिकॉज इसका यूज़ है। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस का सेकेंड नेम है इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, और ये नेम इसलिए क्योंकि ये भी एक मेम्ब्रेन है और ये भी एक मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वो है इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि पायरुवेट जो है, पायरुवेट ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आता है, ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ये पायरुवेट आ गया। अब ये पायरुवेट जो है कन्वर्ट होता है किसमें, एसिटिल कोएंजाइम में, ठीक है। एसिटिल कोएंजाइम 2 मॉलिक्यूल्स बनेगा क्योंकि यहाँ पे पायरुवेट में भी नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है वो 2 हैं, ठीक है ना। ये 2 एसिटिल मॉलिक्यूल बना, देन ये जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा मैट्रिक्स में, ठीक है। ये जो एनवायरनमेंट दिख रहा है जिसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये क्या है आपका, दिस इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और मैट्रिक्स में होगा क्या, क्रेब्स साइकिल होगा, क्या होगा, क्रेब्स साइकिल होगा, ठीक है। बिकॉज मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल के सारे रिएक्टेंट एज वेल एज एंजाइम, ठीक है, मैं मेंशन कर देता हूँ। क्रेब्स साइकिल के रिएक्टेंट मतलब कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैट्रिक्स में हैं और एंजाइम्स भी मैट्रिक्स में प्रेजेंट हैं, सो दैट क्रेब्स साइकिल कहाँ होगा, मैट्रिक्स में होगा, ठीक है। ये आप अच्छे से समझ लो। आप अब एक बहुत बड़ी बात मैं बताने वाला हूँ, ध्यान देना आप लोग। मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्लाइकोलिसिस जो है, ये जो स्टेप आपका है ग्लूकोज से पायरुवेट का कन्वर्जन, ठीक है, ये एक्चुअली इस प्रोसेस का नाम क्या है, ग्लाइकोलिसिस,
ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में अगर आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे 2NADH का फॉर्मेशन होता है। 2NADH का फॉर्मेशन ग्लाइकोलिसिस में होता है, ठीक है। तो 2NADH यहाँ पे हो गया, ठीक है। देन जब क्रैब्स साइकिल होगा तो क्रैब्स साइकिल में क्या होगा, क्रैब्स साइकिल जब अभी आज के लेक्चर में बताऊंगा तो क्रैब्स साइकिल में भी क्या बनेगा, NADH बनेगा। ध्यान देना आप लोग, क्रैब्स साइकिल में NADH का फॉर्मेशन होगा और एज वेल एज FADH2 का फॉर्मेशन होगा। इवन GTP का भी फॉर्मेशन होता है, बट यहाँ पे मुझे GTP फोकस नहीं करना है। यहाँ पे मुझे फोकस करना है NADH और FADH2 को, और ग्लाइकोलिसिस के NADH को फोकस करना है, ठीक है। नंबर कितने हैं ये अभी काउंट नहीं करना है, हम लोग बैलेंस शीट लास्ट में करेंगे, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी हम करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें NADH ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे फॉर्म हो रहा है, देन NADH FADH2 क्रैब साइकिल में भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब करना क्या है, आपको ये जानना है कि NADH एक्चुअली है क्या। NADH और FADH2 ये है एसिमिलेटरी पावर। क्या है ये, एसिमिलेटरी पावर है। ये एसिमिलेटरी पावर है जिसको हमारे बॉडी सेल्स डायरेक्टली एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमारे बॉडी का जो सिस्टम है उसको डायरेक्टली एनर्जी सोर्स के फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकता है। तो करना क्या है, इसको कन्वर्ट करना है ATP में, ठीक है। क्योंकि ATP को तो डायरेक्टली यूज़ कर लेता है, ATP भी एनर्जी देगा बट बॉडी इसको ईजिली यूज़ कर लेगा, ठीक है। बट डायरेक्टली NADH और FADH2 अगर मिलेगा हमारे बॉडी को तो उसको वो एनर्जी के फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। उसको यूज़ अगर करना भी है तो क्या करेगा, वो ATP में कन्वर्ट होगा, और ATP में कन्वर्जन के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका क्या है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ETS होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम NADH और FADH2 को ATP में कन्वर्ट करता है। ये अच्छे से लर्न करना होगा, क्योंकि ये अगर पता नहीं है आपको, इसका मतलब है कि आपको इसका ऑब्जेक्टिव ETS का नहीं पता है या इसका गोल नहीं पता है। कोई भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे या गोल पूछे ETS का, तो आपको बताना है कि ETS जो है NADH और FADH2 को ATP में कन्वर्ट करता है, और ATP हमारे बॉडी सेल्स ईजिली यूज़ कर लेते हैं। डायरेक्टली NADH FADH2 को हमारे बॉडी के सेल्स एनर्जी के फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट एक एडिशनल पाथवे हमारे बॉडी में पाया गया, जो क्या है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ये जो है NADH और FADH2 को ATP में कन्वर्ट कर देता है, ATP में कन्वर्ट कर देगा ये, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि क्रैब्स साइकिल मैट्रिक्स में हुआ। ETS जो थर्ड इवेंट है सेलुलर रेस्पिरेशन को, आपको मैं एक बार ओवरव्यू दे दूं कि ग्लाइकोलिसिस ये है आपका, देन क्रैब्स साइकिल ये हो गया आपका, और थर्ड आपका क्या है, ETS। ये आपके 3 इवेंट्स हैं, ये आपके 3 इवेंट्स हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के, और इनकी मैंने पोजीशन बता दी। जैसे ग्लाइकोलिसिस का पोजीशन जो है वो है साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है, मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया के जस्ट जो बाहर है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, ठीक है। और क्रैब्स साइकिल कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है। ETS कहाँ हो रहा है, ETS हो रहा है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस और क्रैब्स साइकिल में कुछ ऐसे एसिमिलेटरी पावर बन रहे हैं जिसको हमारे बॉडी के सेल्स या बॉडी हमारा यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो इसको कन्वर्ट करना है किसमें, ATP में। और ATP में कन्वर्ट तब होगा जब ETS होगा, ठीक है। और ETS हो कहाँ रहा है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ये चीज़ अच्छे से समझ लो आप, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लाइकोलिसिस का जो NADH है, ग्लाइकोलिसिस का जो NADH है वो कैसे यहाँ तक जाएगा, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन तक कैसे पहुँचेगा। क्योंकि इनर मेम्ब्रेन पे क्या हो रहा है, ETS हो रहा है, इनर मेम्ब्रेन पे ETS परफॉर्म हो रहा है।
हमको यहाँ पे करना क्या है कि जो NADH ग्लाइकोलाइसिस का बन रहा है, ये NADH कैसे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तक जाएगा, ये सोचना है हमको। और उसके लिए आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, NADH को इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस को क्रॉस करना पड़ेगा, और देन वो पहुँचेगा कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे पहुँचेगा ये NADH, ठीक है। और वहाँ पहुँचेगा, देन इस NADH का ATP में कन्वर्जन होगा, ठीक है। NADH को इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तक कौन लेके जाएगा, लेके जाएगा शटल, ठीक है। ये शटल आपको दिख रहे हैं दो। फर्स्ट जो शटल है वो है मैलेट एस्पार्टेट शटल, सेकंड है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। ये दो शटल जो हैं ये NADH को इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तक लेके जाएंगे, ठीक है। सपोज दैट अगर फर्स्ट लेके जा रहा है, फर्स्ट अगर लेके जा रहा है तो फर्स्ट जब लेके जाएगा तो 1 NADH कन्वर्ट हो जाएगा 3 ATP में। ध्यान देना आप लोग, मैंने आपको बताया था ना कि NADH ATP में कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है। तो कन्वर्ट होता है तो कितने नंबर ऑफ ATP बनाएगा, तो आपका आंसर होगा 3 ATP, ठीक है। ये ओल्ड डेटा है, अभी चेंज हो चुका है, अभी 2.5 हो गया है, बट हम NCERT के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ये 3 ATP है, ठीक है। सिमिलरली आप अगर सेकेंड वाले की बात करें, सेकेंड आपका क्या है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। तो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल में जो है वो क्या होता है, 1 NADH जब ATP में कन्वर्ट होता है तो ओनली 2 ATP बनाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लर्न करना है कि मैलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू NADH जब यहाँ पे जाएगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का प्रोसेस होगा, ठीक है। और जब प्रोसेस होगा तो 1 NADH जो है वो 3 ATP में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के थ्रू अगर NADH अंदर आता है तो वो NADH ATP में कन्वर्ट होगा, बट यहाँ पे 2 ATP में कन्वर्जन होगा, ठीक है, ETS के थ्रू। तो ये चीज़ आपको लर्न करना पड़ेगा। और जब आप ऐसा लेके चलेंगे, जैसे कि अगर आप 3 ATP लेके चलेंगे तो टोटल जो एरोबिक रेस्पिरेशन में ATP बनेगा वो बनेगा 38 ATP बनेगा, ये भी लर्न करना है। अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू NADH जा रहा है और NADH का जब आप कन्वर्जन ATP में करेंगे, प्लस जो भी पहले से ATP है या GTP है, सबका जब आप ऐड करके जब टोटल करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी को, तो एनर्जी मिलेगी मैक्सिमम 38 ATP मिल सकता है और मिनिमम आपको 36 ATP मिल सकता है, ठीक है। 36 कब मिलेगा ये भी जान लो आप। ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के थ्रू NADH ATP में कन्वर्ट हो रहा है तो उस टाइम पे एनर्जी कंपैरेटिवली कम बनेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे शो किया है। यहाँ देखिए मैंने शो किया है कि 1 NADH कन्वर्ट इनटू 2 ATP, ठीक है। तो इस फार्मूले को अगर फॉलो करेगा, ठीक है, ये फार्मूला कैसे फॉलो हो सकता है, ये फॉलो होगा ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के थ्रू, ठीक है, उसी के थ्रू ये कन्वर्जन होगा। और जब उस टाइम पे जब ये शटल फॉलो होगा उस टाइम पे एरोबिक रेस्पिरेशन में आप टोटल ATP आप कैलकुलेट करेंगे तो 36 ATP मिलेगा, 36 ATP। इसीलिए एरोबिक रेस्पिरेशन में जब हम ATP कैलकुलेट करते हैं तो 36 to 38 ATP मेंशन करते हैं, ठीक है ना। ये रेंज है आपका, मिनिमम 36 और मैक्सिमम 38। 36 इसलिए क्योंकि ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के थ्रू NADH ATP में कन्वर्ट हुआ है, और 38 इसलिए क्योंकि मैलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू NADH ATP में कन्वर्ट हुआ है और ज़्यादा ATP फॉर्म हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ ATP 38 होगा, ठीक है। ये अच्छे से आप लोग लर्न कर लो, ठीक है। और जब भी मैं आपको समझाता हूँ तो मैं भी आपको नोट करने में प्रॉब्लम हो, बट मैं इस पेज का इमेज एक बार ऐड कर दूंगा बीच बीच में, तो आप इमेज से हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में मैं आपको बता दूं कि NADH और FADH2 क्या है, दीज आर द एसिमिलेटरी पावर, ठीक है। और ये हमारे बॉडी में यूज़ नहीं हो सकते हैं डायरेक्टली, इनको ATP में कन्वर्ट होना होता है।
और एटीपी में कन्वर्जन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोसेस होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोसेस इज ए थर्ड एंड लास्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, तो ये अच्छे से लर्न करिए। अब इसके बाद से हमको पढ़ना क्या है, अब इसके बाद हमको पढ़ना क्या है, क्रैब साइकिल। अब मैं क्रैब साइकिल का डिटेल करूँगा।